नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। नई संसद का उद्घाटन हो गया, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पुष्कर सिंह धामी ने इस देश के लिए गौरव का क्षण बताया, तो वही कांग्रेस ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। भारत के नई संसद और भारत के लोगों के द्वारा निर्मित नई संसद के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला। ये बहुत ही मुझे व्यक्तिगत रूप से और संपूर्ण भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाले पल थे। इस भारत की नई संसद का उद्घाटन, जिसे पूर्णतः भारतीयों के द्वारा निर्मित किया गया है, ये अपने आप में हर भारतवासी की मान, सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा करने वाले हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और उसमें अपने योगदान देने वाले, उसके निर्माण में जितने भी लोग लगे थे और बहुत कम समय में उन्होंने इस निर्माण कार्य को पूरा किया है, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। और ये संसद आने वाले समय में 25 साल 50 साल जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप बनाई गई है। और मैं समझता हूं आने वाले समय के पूरा आकलन करके संसद भवन का निर्माण हुआ है। ये राजदंड का विवाद जो है, इस बात से ध्यान हटाने के लिए किया गया, क्योंकि सारा देश कह रहा था कि भाई संसद की गरिमा राष्ट्रपति होते हैं और आप राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाइए, तो वो विमर्श में न रहे, मीडिया में न रहे, तो इसलिए जो है राजदंड वाला मामला हो जा गया। जिस समय 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उससे पहले उससे बाद में बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, लेकिन जिन घटनाओं को उस समय के वाइसरॉय ने जो क्रम निर्धारित किया होगा वही तो ऑफिशियल माना जाएगा। बाकी चीजें जो हैं उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी तरीके की शुभकामनाएं होंगी। ये भी एक शुभकामना रही होगी। हम इस राजदंड की शुभकामना को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन उसको मुद्दा बना करके राष्ट्रपति को आपने आमंत्रित नहीं किया, जो ये सवाल जनता के मानस में था, उसको पृष्ठभूमि में धकेलने के लिए सब किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 101वां संस्करण सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण एवं सर्वधन की बात की। हमें जल संरक्षण की दिशा में निरंतर कार्य करने हैं। अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ ही जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान दे रहा है। वर्षा जल संचयन की दिशा में भी विशेष प्रयास करने होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 101वें मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक सुना। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राजधानी देहरादून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रेम सुख वृद्धाश्रम की वृद्ध माताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। प्रदेशाध्यक्ष ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से बातचीत की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के हर वर्ग के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी वर्ग के लोग मन से सुनते हैं। देखिए, मन की बात का कार्यक्रम हर माह के अंतिम रविवार को होता है। प्रधानमंत्री जी अनेकों ऐसे विषय जो जिससे समाज के दूर दराज के वर्गों अछूते रहते हैं, उन विषयों की उसमें चर्चा करते हैं। बहुत से समाज जीवन में काम करने वालों को प्रेरणादायी भी रहते हैं। आज मैं 101वें एपिसोड के संदर्भ में जो प्रेम धाम वृद्धाश्रम है देहरादून में, उसमें मैं गया और काफ़ी बुजुर्ग बहन माताएं थी, कुछ विकलांग थी, उन साथ बैठकर मैं मन की बात को सुना और एक अच्छा जो कार्यक्रम के रूप में मैं कह सकता हूँ वहाँ पर ये रहा है। अभी क्योंकि अगले माह 25 जून को मन की बात का एपिसोड होगा, उसके अंदर महासंपर्क अभियान से हमने उसको जोड़ा हुआ है और उसी दिन आपातकाल भी है। तो आपातकाल
का दिवस और मन की बात को एक होने के कारण हम लोगों के कार्यक्रम की 2 श्रृंखलाएं उस दिन बनेंगी और महासंपर्क अभियान में उस कार्यक्रम को और भव्यता स्वरूप देने का काम करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मन की बात के अंदर उत्तराखंड पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर आया है और सभी कार्यकर्ताओं ने हर बूथ तक मन की बात के कार्यक्रम को जो स्थान दिया उसका ही परिणाम है कि आज के दिन भी हर बूथ के लिए हर कार्यकर्ता निर्धारित है और सबने मन की बात को सुना है। तो वही खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से पर्यटक यहां घूमने आते हैं। इसके दृष्टिगत विभाग में हॉर्टी टूरिज्म को विकसित किए जाने की आवश्यकता है और विभाग के विभिन्न उद्यानों को विकसित कर हॉर्टी टूरिज्म से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने बताया कि राज्य में आने वाले पर्यटक बागवानी की विभिन्न गतिविधियों और तकनीकों से भली भांति अवगत हो सके और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जहां मुझे सैनिक कल्याण विभाग मुझे दिया, वहाँ कृषक व कृषक कल्याण विभाग मुझे दिया, ग्राम विकास मुझे दिया और मेरी कोशिश रहती है कुछ ना कुछ मैं नया करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने एक श्री अन्न महोत्सव 4 दिन का यहाँ पर किया था, लोगों को श्री अन्न के प्रति जागरूक किया और वहीं अभी हम एक बॉटनिकल गार्डन सैन्य धाम के बिल्कुल बगल में हम लगे हुए क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मसूरी एक टूरिस्ट प्लेस है और लाखों टूरिस्ट वहां पर आता है। 2 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से उसको हम बनाने जा रहे हैं और जहां सैन्य धाम बन रहा है 92 करोड़ की लागत से लोग सैन्य धाम को देखेंगे, बॉटनिकल गार्डन को देखेंगे और यहाँ के लोगों की पूरी इकोनॉमी होटल व्यवसाय पर है, क्योंकि एक एक होटल से कई लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी और शीघ्र ही हम इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा कराएंगे और ये बॉटनिकल गार्डन का जो काम है वो शुरू होगा। केंद्र की मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं। 9 सालों में केंद्र सरकार के किए गए कामकाज का बखान बीजेपी ने जोर शोर से शुरू कर दिया है, तो वहीं मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को विपक्ष विफल बता रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि इन 9 सालों में मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए बहुत कमजोर हुआ है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए 82 पार कर चुका है। केंद्र सरकार का घोषणा पत्र खोखला साबित हुआ है। तो विश्व महावरी स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेरी सहेली सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में किशोरी बालिकाएं और महिलाएं मौजूद रहीं। आज नई संसद का उद्घाटन हो गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो वहीं राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के सांसद ने संसद के बारे में खूबियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों की समृद्धि के प्रति योगदान देने का अवसर परम सौभाग्य का विषय है। मेरी राजनीतिक यात्रा का निसंदेह ये एक अविस्मरणीय अध्याय है। इन दिनों लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में देवभूमि उत्तराखंड में भी समलैंगिक विवाह यानी एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने रोड शो किया था और उनकी मांगी थी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जाए। आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह के फैसले को कोर्ट में विचाराधीन रखा गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि समलैंगिक विवाह और लिविंग रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देना समाज और देश के लिए हितकारी साबित होगा।
उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दासोनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों की महिलाओं पर जबरदस्ती आदेश थोपा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जबरन आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं को अपने केंद्रों पर सैनिटरी नैपकिन बेचने का आदेश दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि 5 रुपए नैपकिन का मुनाफा सरकार को दिया जाए और 1 रुपए खुद रखा जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, मैंने ये मामला उठाया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से ये सैनिटरी नैपकिन जबरदस्ती थोपे गए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और उनसे कहा गया कि आप अपने केंद्रों में बच्चियों को इसको वितरित करिए, जबकि विगत वर्ष मुख्यमंत्री जी ने मंच से इस बात की घोषणा की थी कि इन सैनिटरी नैपकिन का मुफ्त में वितरण किया जाएगा प्रदेश की बच्चियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा। लेकिन अब 6 रुपया प्रति पैकेट में इसको विभाग के द्वारा बेचा जा रहा है और महिलाओं से कहा जा रहा है कि 5 रुपया प्रति पैकेट आप विभाग को जमा करिए और 1 रुपया आप स्वयं के लिए रखिए। 1 रुपया नाकाफी है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही उससे बहुत ज्यादा है और इसके जो बड़े बड़े पेटियां हैं इन सैनिटरी नैपकिन की, उनको सर पर बोक कर ले जाना पड़ रहा है आंगनबाड़ी के केंद्रों में महिलाओं को और इसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि बच्चियां इसको खरीदने को राजी नहीं है। अब शासनादेश निकला है कि पैसा 40-40, 50-50 हजार के हिसाब से केंद्रों को बोला गया है कि आप पैसा जमा करिए विभाग में और उनके पास पैसा है नहीं क्योंकि सैनिटरी नैपकिन बिके नहीं और ऐसे में अगर बेचना ही था तो फिर बच्चियां बाजार से खरीद सकती थी, विभाग को दुकान खोलने की क्या जरूरत थी। मैं मुख्यमंत्री जी से और रेखा आर्या जी से दोनों से कहना चाहती हूँ कि विगत वर्ष आंगनबाड़ियों के जो सम्मान समारोह आपने रखा था उसके अपने भाषण निकाल कर देखिए। आपने मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वादा किया लेकिन आज आप दुकान खोलकर बैठ गए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां अक्षय कुमार ने जागेश्वर धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने जागेश्वर धाम को आध्यात्म का केंद्र बताया। अक्षय कुमार अपने 2 मित्रों के साथ आज सुबह जागेश्वर पहुंच गए थे। जागेश्वर पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन समिति उपाध्यक्ष नवीन भट्ट की अगुवाई में पुजारियों ने प्रवेश द्वार पर वेद मंत्रोच्चारण के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने जागेश्वर ज्योतिर्लिंग, महामृत्युंजय और मां पुष्टि देवी मंदिर में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। पुजारियों ने उनसे आग्रह किया कि वो अपने स्तर से जागेश्वर समेत उत्तराखंड के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का प्रचार प्रसार करने में सहयोग दे। अक्षय कुमार ने अपने मोबाइल से भी मंदिर में फोटो खिंचवाए, जिन्हें वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार जी आए, उनको यह धाम बहुत ही सुंदर लगा और प्राकृतिक रूप से उनको बहुत भा गया था। वह ये चाह रहे थे कि पुनः यहाँ पर इस स्थान पर पुनः आएंगे। इससे पूर्व उनकी सासू माँ यहाँ पर डिम्पल कमाड़िया जी आई थी, उनके माध्यम से ये भी आए। इससे पूर्व जो है फिल्म डायरेक्टर यहाँ पर आए थे, उनके थ्रू ये यहाँ पर आए, तो ये स्थान इनको काफ़ी भा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस स्थान पर मैं पुनः फिर आऊँगा। बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ का, दिव्य और अलौकिक धाम रहा है, उनका अपना मानना है। तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद ने साध्वी गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री कृष्ण निवास आश्रम में आयोजित इस गोष्ठी में देश भर से आई कई महिला संतों ने शिरकत की। तो वहीं गोष्ठी में तय किया गया कि सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसी बुराइयों को दूर करना होगा। इसके लिए आने वाली दीपावली के त्योहार पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साधु संतों के साथ महिला संत भी गांव-गांव जाकर देश की युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगी और इन सब बुराइयों से दूर रहने की अपील भी करेंगी। महिला संतों ने बताया कि धर्म की रक्षा के लिए दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक ये जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। कारों पर हिंदू संस्कृति पर जो कुठाराघात हो रहा है, उस पर विशेष साध्वियों की बैठक है और साध्वियाँ उस पर चिंतन करें, क्योंकि साध्वियाँ धर्मगुरु है। इस तो धर्मांतरण पर है और अपने भारतीय संस्कृति पर है और लव जिहाद पर है, समलैंगिक विवाह जो हो रहे हैं उस पर है
तो इसके विषय ये बताना पड़ेगा कि इन विषय जो धर्मांतरण जैसा विषय है और समलैंगिक विवाह का जो है विषय है, इन सब विषयों को धर्म के द्वारा या शास्त्र के द्वारा क्या अनुमति प्राप्त है, किस तरह से हम शास्त्र और संत समाज उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा। हमने अभी संकल्प लिया है, जितने भारतवर्ष के वरिष्ठ संत और साध्वियां हैं वो सब दीपावली के 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद अपना पूरा समय देंगे, गांव-गांव जा करके, नगर-नगर जा करके लोगों में जनजागृति करेंगे और इस तरह के विषयों का बहिष्कार करने का उनको संकल्प करवाएंगे। तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक दल यूकेडी उत्तराखंड बचाओ यात्रा पर कुमाऊं मंडल के जिलों का भ्रमण कर रहा है। 29 मई को यूकेडी की रथ यात्रा बागेश्वर में प्रवेश करेगी और रथ यात्रा का रात्रि विश्राम गरुड़ ब्लॉक में होना है। 26 मई से कुमाऊं के हल्द्वानी से प्रारंभ हुई यूकेडी की उत्तराखंड बचाओ रथ यात्रा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से डीडीहाट थल होते हुए बागेश्वर पहुंचेगी। उसके बाद चखुटिया रामनगर होते हुए 31 को हल्द्वानी में रथ यात्रा का समापन होगा। उत्तराखंड क्रांति दल की एक रथ यात्रा चल रही है, उत्तराखंड बचाओ रथ यात्रा, जो कि कल बागेश्वर में प्रवेश करेगी 29 मई 2023 को। और वह बागेश्वर में जिले में प्रवेश करने के बाद शाम को उसका पड़ाव जो है गरुड़ में होने जा रहा है। और जहाँ तक उसके रोड मैप का है, यह 26 तारीख से प्रारंभ हुई थी हल्द्वानी से और यह 31 तारीख को फिर रामनगर होते हुए हल्द्वानी पर क्लोज करेगी। और आज कल ये पिथौरागढ़ पहुंची थी और आज ये डीडीहाट और उसके बाद फिर कल को बागेश्वर पहुंच रही है। उसके बाद परसों को ये चौखुटिया होगी, फिर रामनगर होते हुए काशीपुर होते हुए फिर ये हल्द्वानी। तो वही उत्तराखंड में यूके एसएसएससी परीक्षा के मुख्य आरोपी की संपत्ति को रामनगर में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कुर्क करने की कार्रवाई की है। संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार बिपिन चंद्र पंत ने बताया कि चंदन मनराल, जो कि भर्ती परीक्षा घोटाले का मुख्य आरोपी था और उसे उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चंदन मनराल के अलावा कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी मनराल की रामनगर में 6 संपत्ति चिन्हित की गई हैं और इन सभी संपत्तियों का धरातल पर सभी ब्यौरा एकत्रित करने के लिए राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही अन्य संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो भर्ती परीक्षा घोटाले में जो प्रमुख अभियुक्त चंदन मनराल है और इसके विरुद्ध जो है गिरोहबंदी उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 के सेक्शन 14(1), 14(2), 14(3) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पारित आदेश 6 मई 2023 के क्रम में प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर पीरूमदारा स्थित इसके स्टोन क्रशर पर आई हुई है। वहाँ पर संपत्ति को कुड़ करने के पूर्व में आदेश दिए गए थे, उसी के अनुपालन में यहाँ पर कुड़ किए जाने की कार्रवाई और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर रामनगर में विभिन्न स्थानों पर इसकी 6 संपत्तियाँ हैं और इसके संपत्तियों के वेरिफिकेशन के लिए जो संबंधित जो हमारे राजस्व निरीक्षक हैं उनको निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा स्पॉट वेरिफिकेशन के बाद जो रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पर जो है कुड़ की कार्रवाई की जा रही है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शहर में अघोषित बिजली कटौती और अतिक्रमण हटाकर गरीबों के घर उजाड़ने के मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। बुद्ध पार्क में यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू के नेतृत्व में लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं गर्मी के मौसम में लगातार हो रही बिजली कटौती और अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर गरीबों को इस भीषण गर्मी में घर से बेदखल करने जैसे मामलों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पूरे प्रदेश में बिजली पानी का संकट व्याप्त है। लगातार 6 से 7 घंटे की विद्युत कटौती और नाम है उलझा प्रदेश।
कैसा ऊर्जा प्रदेश, जहाँ ऊर्जा बनती है, जहाँ बिजली उत्पादन होता है, वहाँ पर ही के लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। तो बहुत दुर्भाग्य का विषय, बिजली नहीं होने की वजह से पानी नहीं मिल पा रही है और सरकार लगातार गरीब लोग जो कई वर्षों से निवास करते हैं उनको अतिक्रमण के नाम पर हटाने का और परेशान करने का काम कर रहा है, जिसका यूथ कांग्रेस विरोध करता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि गरीबों को उत्पीड़न बंद किया जाए, विद्युत कटौती बंद की जाए, पेयजल की समस्या दूर की जाए, वरना राज्य की सरकार को नैतिकता के आधार पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो वही राजधानी देहरादून के शहीद स्मारक पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने तमाम लंबित मसलों को लेकर चिंतन और मंथन किया। तो वही आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने तमाम लंबित मामलों को ना पूरा किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकुरेती ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का काम नहीं पूरा किया है, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लगातार हम लोग जो है इसके लिए मीटिंगें कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिला प्रशासन और शासन की हीला हवाली के चलते कई बार हम माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन लगातार जो हमारे जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण नहीं किया गया है, जो हमें स्वयं भी अच्छा नहीं लगता कि अब 23 साल बाद भी हम लोग जो है चिन्हीकरण की मांग को लेकर लामबंद है। लेकिन क्या है कि 2014 के बाद जिस प्रकार से जो चिन्हीकरण के मामले हैं वो तमाम लटकाए हुए हैं, किसी भी जिलाधिकारी ने उस हिसाब से जो काम करना चाहिए था उसकी आउटपुट नहीं दी, जबकि सरकार ने उसके शासनादेश भी निकाले। ऐसे ही 10% क्षैतिज आरक्षण है, 10 साल से वो लंबित पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं इन कारणों से कभी कानून में उलझा के, कभी शासन में उलझा के, कभी उप समिति में उलझा के बार बार करने के बावजूद उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। चाहे वो फिर मूल निवास का प्रश्न हो, चाहे वो भू कानून का प्रश्न हो, तमाम राज्यों के परिसीमन का प्रश्न हो, उन सबको लेकर हम लोग लामबंद हैं कि लगातार उन चीजों का अगर हम लोग निस्तारण नहीं करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय लेना होगा, शासन की नकेल कसनी होगी और जिला प्रशासन की सुध लेनी होगी, ताकि राज्य आंदोलनकारियों के ही साथ राज्य हितों के मुद्दों को तत्काल जो है उसको निस्तारण किया जाए। तो उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर लगातार प्रहार कर रही है। तो वहीं अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले बाहरी राज्यों से आए लोगों का सत्यापन किया जाएगा, जिस पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में सत्यापन को एक अभियान के तौर पर लिया जा रहा है। पुलिस सभी जनपदों में वेरिफिकेशन कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति बाहर से उत्तराखंड में काम कर रहा है उसका सत्यापन किया जा रहा है और जो लोग किराए के मकानों पर है उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में चल रहा है, जो भी बाहरी एलिमेंट है जो यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है उसका वेरीफाई करते हैं, कहाँ से आया है, एड्रेस है वो सही है कि नहीं है, जो किराएदार का जो वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं उनका भी चालान करते हैं। तो वो कार्रवाई हमारी में चल रहा है, जो भी बाहरी एलिमेंट है जो यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है उसका वेरीफाई करते हैं, कहाँ से आया है, एड्रेस है वो सही है कि नहीं है, जो किराएदार का जो वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं उनका भी चालान करते हैं। तो वो कार्रवाई हमारी चल रही है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।